हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में पहला सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड और थर्ड इसी लेक्चर में हम लोग दोनों कवर कर देंगे। सेकंड जो पॉइंट है सिमेट्रिकल कंपोनेंट। देखिए, सिमेट्रिकल कंपोनेंट एक तरह का हम ये बोल सकते हैं एक छोटा माइक्रो लेवल का एक मैथमेटिक्स है, जिसकी वजह से हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये, बाकी मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूं, बाकी सब तो मैं बता चुका हूं फुल कोर्स में, VA VB VC, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इन तीनों वोल्टेजेस को किसी भी एक वोल्टेज को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। VA इक्वल टू VA0 प्लस VA1 प्लस VA2, ठीक है। तो इसमें जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस से 0 फर्स्ट सीक्वेंस से, मतलब कि पॉजिटिव सीक्वेंस से 1 और निगेटिव सीक्वेंस से 2। तो ये नोटेशन है 1 2, 1 फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, 2 फॉर निगेटिव सीक्वेंस, और ये है जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ये समझिए कि क्लॉकवाइज में चलते टाइम पे ABC, क्लॉकवाइज में चलते टाइम पे अगर हमें ABC मिले तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है। और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो ACB क्या है, ये हमारा ये बोल सकते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, और ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव सीक्वेंस। मतलब कि अगर मुझे निगेटिव सीक्वेंस बनाना हो तो मैं ABC, तो यहां पे ABC जो है वो निगेटिव सीक्वेंस है, और यहां पे ABC क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस है। यहां पे ACB क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस है। यहां ACB क्या है, ये इधर से रोटेट करते हुए चलेंगे तो ये है पॉजिटिव सीक्वेंस। समझ में आ गया। तो कभी रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि ABC क्या होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, ACB क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस होगा। ऐसा रटना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फिगर चेंज हुआ तो चीजें भी चेंज हो सकती है। आप ये ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव सीक्वेंस, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो नेगेटिव सीक्वेंस होगा, ठीक है। जीरो में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस को डिस्टिंग्विश। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने A फेस के वोल्टेज को खोला है, सिमिलरली हम लोग VB वोल्टेज को भी, VC वोल्टेज को भी इस तरीके से खोल सकते हैं। VB1 प्लस VC1, ठीक है। C0 प्लस VC1 प्लस VC2, ये थोड़ा सा VB2 VC2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग खोल सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि ये कितने अननोन है हमारे, 9 अननोन है, और इक्वेशन कितनी, 3 इक्वेशन है। तो हम लोगों ने बड़ी चालाकी से B और C के कंपोनेंट को A फेज में ही रिप्रेजेंट कर दिया था। B और C कंपोनेंट को A फेज में ही रिप्रेजेंट कर दिया था। अब आप पूछेंगे सर A में क्यों, क्या किसी और में भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, रिजल्ट वही आएगा अल्टीमेटली। चाहते तो हम A और B को C के फॉर्मेट में भी कर सकते थे, बट सारी बुक जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करती है वो B और C को A के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। इस वजह से हमने भी वो फॉलो किया है, ठीक है। चलिए, और फिर वहां से हमें क्या मिला, एक मैट्रिक्स मिली जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये है VA VB VC, ठीक है। और यहां पे आएगा 1 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका VA0 VA1 VA2। तो इतना समझ में आया। उसके बाद हमारा यहां पे लेमडा क्या है, लेमडा है 1 एंगल 120 डिग्री, ठीक है, प्लस 120 डिग्री। और लेमडा स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, 1 एंगल, ये हो जाएगा प्लस 240 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग 1 माइनस 120 डिग्री, ठीक है। दोनों ही एक ही वैल्यू देते हैं, दोनों के दोनों क्या देंगे, हमें एक ही वैल्यू देंगे। इतना समझ में आ गया। तो लेमडा स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया। अगर मुझे VA0 VA1 VA2 फाइंड आउट करना हो तो अब इसको हम इधर लेके आएंगे, उसको उधर लेके जाएंगे, तो इनवर्स 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, VA0 VA1 VA2, ठीक है, 1/3, और मैट्रिक्स में क्या चेंज होगा, 1 1 1, ये सब में रहेगा। ये मैट्रिक्स देखिएगा, यहां पे 1 1 लैम्डा स्क्वायर और 1 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, ये चेंजेस हो जाएंगे हमारे। और इधर VA VB VC। सिमिलरली अगर हमारे वोल्टेजेस इस तरीके से डिवाइड हुए तो करंट भी क्या होंगे, इसी तरीके से करंट IA IB और IC,
करंट भी ऐसे लिखा जाएंगे। तो सेम मैट्रिक्स हम लोग बना दें और यहाँ पर चलिए अभी तो आपको तो रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, तो चाहे तो वोल्टेज की जगह हम लोग करंट भी लिख दें, IA, IB, IC, और यहाँ पे IA0, IA1, IA2 है ना। मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर देता हूँ। यहाँ पर भी सिमिलरली I, यहाँ पे भी I। तो इस तरीके से वोल्टेज और करंट में बस ये मैट्रिक्स ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों मैट्रिक्स इस साइड में ये क्या है हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट इधर आएंगे, और ये हमारे VA, VB, VC इस साइड में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इधर क्या है इधर क्या है, और उसके हिसाब से मैट्रिसेस का आपको ध्यान में रखना है। इतना समझ में आ गया? इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि न्यूट्रल करंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो IN इक्वल टू कितना होता है IA0, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया था। तो ये कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बताया सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। किसके बारे में बताया? सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में। सीक्वेंस नेटवर्क बहुत इजी चीज है। सीक्वेंस नेटवर्क में मैंने इस तरीके से, देखो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव सीक्वेंस और इस तरीके से पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, और फिर हम लोगों ने यहाँ से KVL लेके लिखी थी इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर VA1 अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, EA माइनस IA1 Z1। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेटवर्क। नेगेटिव नेटवर्क से अगर देखें तो VA2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस IA2 Z2। ये नेगेटिव सीक्वेंस का हो गया, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस में इंड्यूस EMF क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, इंड्यूस EMF शॉर्ट हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस का नेटवर्क है, पॉजिटिव सीक्वेंस का, ये नेगेटिव सीक्वेंस का नेटवर्क है। और जीरो सीक्वेंस का अगर मुझे लिखना हो, जीरो सीक्वेंस का लिखना हो तो VA0, और मैंने अगर न्यूट्रल में अगर मैंने ZN इंपीडेंस लगा दिया तब लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस IN Z0 या ZN कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस IA0 ZG0, ये जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। ठीक है, और ये आपका क्या है, न्यूट्रल पाथ में जो न्यूट्रल इंपीडेंस लगा है वो है। अब IN की वैल्यू हम लोग 3IA0 पुट कर दे, क्या IN की वैल्यू 3IA0 पुट कर दे, और ये कुछ इस तरीके से मैं लिख दूं कि माइनस, ठीक है, IA0 को कॉमन ले लो अगर, तो ये हो जाएगा आपका ZN प्लस नॉट ZN ZG0 प्लस 3ZN, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो असल में इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे को मैं लिख देता हूं ZN, इसको पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, ZN लिख दूंगा। तो VA0 क्या हो जाएगा, VA0 इक्वल टू माइनस IA0 Z0। ठीक है, अब समझिएगा पूरी चीज। ठीक है, अब देखिएगा जीरो सीक्वेंस का, ये पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस, ये जो Z0 है इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये ZG0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ZN, मतलब कि न्यूट्रल में अगर ZN से, न्यूट्रल पाथ में अगर हमने जो इंपीडेंस ZN लगाया तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 3 टाइम्स हो जाता है। इसीलिए प्रोटेक्शन पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल में इंपीडेंस लगा देंगे तो वो ZN इंपीडेंस 3 गुना इफेक्टिवनेस के साथ वो हमारे फॉल्ट करंट को मिनिमाइज करेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां इंपीडेंस नहीं होता, थोड़ी देर के लिए हमारे 3 फेस RYB, ठीक है, ये हमारे 3 फेस, और ये सॉलिडली ग्राउंडेड होता। सॉलिडली ग्राउंडेड मतलब कोई भी ZN नहीं होता, मतलब तो हम लोग क्या बोलते हैं, ZN इक्वल टू 0, कोई भी नहीं है ZN। तो तब उस केस में हमारा ZG0 किसके बराबर हो जाता, ZG0 के बराबर। सिमिलरली समझ में आया, इतना समझ में आया। तो ये नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप LG फॉल्ट, डबल LG या LL या डबल LG के डेरिवेशन करेंगे तो सारे की सारी चीजें हमें काम की है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जब भी अभी हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो उनके जो डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन में जितने भी मैथमेटिक्स सिमेट्रिकल कंपोनेंट के जितने फॉर्मूले सब के सब यूज होने वाले हैं। ये मैट्रिक्स भी यूज होगी वहाँ पे ये भी यूज होगा, ये सीक्वेंस नेटवर्क भी यूज होने वाला है, ये सारा चीज भी यूज होने वाला है वहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट और चीज बची है कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर के साथ कैसे लिखते हैं, है ना। ट्रांसफॉर्मर को मैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे लिखते हैं वो बता देता हूं। तो ट्रांसफॉर्मर में जीरो सीक्वेंस अगर नेटवर्क लिखना है आपको, ट्रांसफॉर्मर में कौन सा, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, तो आप समझिएगा।
मान लीजिए ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कौन कौन से हैं हमारे, डेल्टा, स्टार और स्टार विथ ग्राउंड, स्टार विथ ग्राउंड। तो इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे केसेस बताए हैं, आप ये ध्यान में रखिए कि ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है थोड़ी देर के लिए। इसमें ये हमारे ये स्विचेस है, ये हमारे क्या है, स्विचेस। याद आ गया कुछ, ये स्विचेस है हमारे। और इसमें हम लोग ये बोलते हैं ये जो स्विचेस है ये हमारे सीरीज स्विचेस है और ये हमारे क्या है, शंट स्विचेस है। तो जब भी वाइंडिंग आपकी, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरीके से, मैं एग्जांपल ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, अलग अलग एग्जांपल ले लेता हूं। तो पहला एग्जांपल लेता हूं कि ये मान लीजिए स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर, स्टार और डेल्टा में कनेक्टेड है। स्टार का मतलब है, आप ये समझिएगा, चलो मैं यहां पे बता देता हूं। स्टार का मतलब है कि कोई भी स्विच, नो स्विच क्लोज्ड, कोई भी स्विच क्लोज नहीं होगा, स्टार का मतलब। डेल्टा का मतलब है डेल्टा कनेक्शन होगा तो ये जो शंट स्विचेस है ये कनेक्ट होंगे, शंट स्विचेस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर स्टार विथ ग्राउंड होगा तो सीरीज स्विच कनेक्ट हो जाएंगे। ये तीन फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। डेल्टा कनेक्टेड है तो शंट वाले स्विचेस कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और स्टार विथ ग्राउंडिंग है तो सीरीज वाले स्विच कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर स्टार विदाउट ग्राउंड है तो कोई भी स्विच कनेक्ट नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं देखूं कि स्टार विथ ग्राउंड है अगर और डेल्टा है तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी साइड। तो यहां पर कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से कर दे, सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इधर डेल्टा है तो डेल्टा में ये ओपन रहेगा, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। समझ गए आप, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे न्यूट्रल पाथ में अगर ये Zn है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3Zn का, अब देखिए 3Zn, ठीक है। और ये स्विच मैंने क्लोज कर दिया, ये ओपन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट तरीके के केसेस मैंने लेके इसमें बताए। आई थिंक याद आ गया होगा, अगर थोड़ा भूल भी गए होंगे तो, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बताई है सिमेट्रिकल कंपोनेंट में, क्वेश्चन भी कराए हैं इसके ऊपर। मैं बता देता हूं नंबरिंग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा करना है। लेक्चर नंबर 91 और 92, लेक्चर नंबर 91 और 92, लेक्चर नंबर 91 और लेक्चर नंबर 92, इन दोनों लेक्चर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली आप देखिए इतने सारे लेक्चर है सिमेट्रिकल कंपोनेंट में, तो ये शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, सब जगह बहुत सब पूरा बोर्ड इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा बोर्ड इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट बना के डायरेक्टली ये दो लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिमेट्रिकल कंपोनेंट फिनिश होता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है जो हमारा फॉल्ट एनालिसिस का, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, उसको भी जल्दी से फिनिश कर देते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। पूरे फॉल्ट एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी फॉल्ट से पूछे गए हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से। इसके फॉर्मूले, इसके जो तीनों डेरिवेशन, देखिए तीन टाइप के इसमें फॉल्ट होते हैं, इसमें तीन टाइप के फॉल्ट होते हैं, एलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब LLG फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तीन तरह के फॉल्ट होते हैं और तीनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया और डेरिवेशन में कहां से चीजें आ सकती है वो सब कुछ बताया है। तो अब मैं क्या बताने वाला हूं, पूरा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, मैं हर एक फॉल्ट को लूंगा। एलजी फॉल्ट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, एलएल फॉल्ट में क्या चीजों का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, और डबल एलजी फॉल्ट में किस चीज का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो जो मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूं उन्हीं को, आपको इन पॉइंट्स को देखते हुए आपके दिमाग के अंदर डेरिवेशन चलना चाहिए। जो पेड यूजर है, जो मंथली सब्सक्रिप्शन वाले, तो प्लीज वो जाके डेरिवेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। इनके डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन डायरेक्ट, देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ी करते हैं कि डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट, फाइनल फॉर्मूला फॉल्ट का याद करके चले जाते हैं, और एग्जाम में अब बहुत ज्यादा चतुर हो गए हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो अब आपको ऐसा नहीं देंगे कि आप बस आइए फॉर्मूला लगाइए और हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा अलग सोच के जाना पड़ेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा नहीं परोस के देंगे, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग तब लगेगा जब आपने पूरी चीजें पढ़ी हो। तो इसके डेरिवेशन बहुत, मैं देखिए बहुत ज्यादा डेरिवेशन पे फोकस नहीं करता हूं, बट इनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग एलजी फॉल्ट से। सबसे पहला फॉल्ट है हमारा एलजी फॉल्ट, उसी से हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। एलजी फॉल्ट ये हो गया हमारा नंबर 1, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अब देखिए इसमें बाउंड्री कंडीशन होती है। बाउंड्री कंडीशन है
बाउंड्री कंडीशन ये है आपकी कि VA इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि ए लाइन पे हम लोग ये मान के चलेंगे कि फॉल्ट हुआ, जिस लाइन पे फॉल्ट होगा वहां का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा 0, और अदर जो दो फेजेस होंगे उनका करंट, क्योंकि पूरा का पूरा अगर फॉल्ट ए फेज पे हुआ है तो पूरा का पूरा करंट ए फेज से ही जाएगा, बाकी के दो फेज से करंट थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगा, तो IB भी 0 हो जाएगा और IC भी 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारी बाउजी की कंडीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन। हिंदी में बाउजी की कंडीशन है ना, और इंग्लिश में बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है आपको? पहला फॉर्मूला याद रखना है कि जितने भी इसमें कंपोनेंट है, अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट है, वो कितने हैं हमारे, IA0, IA1 और IA2 किसके बराबर है, ये IA/3 के, IA/3 के बराबर है। ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में। तो ये पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि IA0, IA1 और IA2 इक्वल टू IA/3 होता है। सेकंड आपको क्या ध्यान में रखना है, सेकंड आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें आपका जो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट का फॉर्मूला है, तो EA अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। अब ये कई सारे केसेस में अगर ये पर यूनिट में गिवन डेटा हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका 1 पर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे अगर ये है पॉजिटिव सीक्वेंस, अगर मुझे फॉल्ट करंट निकालना है तो फॉल्ट करंट क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ IA1। तो फॉल्ट में हो जाएगा आपका, फॉल्ट में हो जाएगा 3EA डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। ये आपका फॉल्ट करंट, LG फॉल्ट में जो फॉल्ट करंट का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये सारा पॉजिटिव सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, और ये भी, ये जो ब्लॉक बना रहा हूं वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊंगा कि जो Z0 है, जो Z0 है, Z0 क्या होगा असल में, Z0 होगा ZG0, सॉलिडली ग्राउंडेड है ना, ZG0 रहेगा, Z0 इक्वल टू किसके बराबर, ZG0 के बराबर है अगर सॉलिडली ग्राउंड होगा तो, और अगर न्यूट्रल पाथ में इंपिडेंस होगा देन 3 इंटू ZN हो जाएगा, और अगर फॉल्ट में, फॉल्ट के पाथ में भी फॉल्ट इंपिडेंस गिवन हो तो वो भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ZF, फॉल्ट पाथ में अगर फॉल्ट इंपिडेंस गिवन हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से Z1 की डेफिनेशन है। तो सॉलिडली ग्राउंड हो तो सिर्फ ये लिखना है, सॉलिडली ग्राउंड के साथ अगर ये अगर न्यूट्रल पाथ में ZN इंपिडेंस दिया हो 3 ZN आएगा, फॉल्ट पाथ में इंपिडेंस हो तो 3 ZF आएगा। तो ये पूरा का पूरा Z0 का फॉर्मूला बन जाएगा। कब क्या पुट करना है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग LG फॉल्ट की। सो LG की नहीं, LL की बात करेंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन की बात करेंगे हम लोग। सेकेंड, लाइन टू लाइन, दो लाइन के बीच में फॉल्ट हो जिसमें ग्राउंड इन्वॉल्व नहीं हो, उसकी बात करेंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बाउंड्री कंडीशन अगर देखें हम लोग सबसे पहले, तो जो बाउंड्री कंडीशन होने वाली है वो ये होने वाली है कि VA इक्वल टू तो क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर VB इक्वल टू कितना रहेगा, VC रहेगा। दोनों पॉइंट जहां दो लाइन के बीच में फॉल्ट होगा तो दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे, और साथ में IB प्लस IC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। IA इक्वल टू 0 रहेगा, IA इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो फॉल्ट हो रहा है इसमें लाइन टू लाइन में ये कंसिडर किया है कि जो फॉल्ट, दो लाइन कौन सी है, B और C लाइन के बीच में फॉल्ट हुआ है। ठीक है, B और C लाइन के बीच में फॉल्ट हुआ है। अच्छा, अब आपका डाउट होगा कि सर जो LG फॉल्ट में आपने बताया कि ए फेज में फॉल्ट हुआ है तो कंडीशन है, अगर बी फेज पे अगर फॉल्ट होगा तो क्या फॉर्मूले चेंजेस होंगे, नहीं चेंजेस होंगे। फॉल्ट किसी भी एक लाइन से ग्राउंड के बीच में हो तो ये अल्टीमेट आंसर चेंज नहीं होंगे, आपके अल्टीमेट आंसर चेंज नहीं होंगे। अब ये IA0, IA1, IA2 इक्वल टू IA/3, ये इस पे A पे फॉल्ट हुआ तो B पे होगा, तो B के हिसाब से तो जो फाइनल फॉल्ट का फॉर्मूला है वो चेंजेस नहीं होगा, चाहे फॉल्ट आपका A पे हो, चाहे B पे हो, चाहे C पे हो, डजेंट मैटर, आपका जो फाइनल फॉर्मूला है वो चेंजेस नहीं होगा। ये दोनों फॉर्मूले, मतलब ये फॉर्मूला खासकर, क्योंकि जब तो B पे फॉल्ट होगा तो पॉजिटिव सीक्वेंस B का निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग LL फॉल्ट की। तो अभी हम लोगों ने कंसिडर किया B और C के ऊपर फॉल्ट आया है, बट अल्टीमेट आंसर चेंज इसका भी नहीं होगा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहां पर IA0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और IA1 इक्वल टू माइनस ऑफ IA2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ठीक है अनसिमेट्रिकल, ये आपके आ गए
जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट आपके आ गए। साथ में आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस है वो कितना हो जाएगा आपका EA डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। इसमें जीरो सीक्वेंस इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां पे न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा। बट यहाँ तो न्यूट्रल पास से लाइन में ही जा रहा है, न्यूट्रल पास से तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, फॉल्ट करंट। इस वजह से यहाँ पे, सॉरी मैंने Z0 लिख दिया, Z2 आएगा। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस करंट, ये भी ध्यान में रखना है। फॉल्ट करंट की अगर बात करें तो फॉल्ट करंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड वाइज तो ये हो जाएगा √3 EA अपॉन Z1 प्लस Z2। अगर न्यूट्रल के पाथ में अगर Zn होगा तो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बट हाँ फॉल्ट पाथ में फॉल्ट इंपिडेंस हुआ तो फॉल्ट इंपिडेंस 3 टाइम्स नहीं, सिर्फ सिंगल टाइम आपका एडिशन में जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, फॉल्ट करंट हो गया LL का, LL फॉल्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग डबल LG की तरफ। सब बात करते हैं हम लोग डबल LG के। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पे बताना भूल गया मैं, लाइन टू लाइन में VA1 इक्वल टू VA2 होता है। ठीक है, VA1 इक्वल टू VA2, ये एक रिलेशन भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। डबल LG की तरफ बढ़े तो थर्ड नंबर आएगा लाइन, 2 लाइन तो इन्वॉल्व हो ही सही फॉल्ट में, साथ में ग्राउंड भी इन्वॉल्व होगा। ग्राउंड भी इन्वॉल्व होगा तो आपका देखिए यहाँ पर डबल LG में यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि जो बाउंड्री कंडीशन है वो IA इक्वल टू 0, ठीक है, और साथ में VB इक्वल टू 0 और VC इक्वल टू 0, ये भी क्या रहेंगे आपके 0 0 रहेंगे क्योंकि ग्राउंड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि VA1 इक्वल टू VA2 इक्वल टू VA3 तीनों के तीनों बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे करंट बराबर थे तो IA/3 हो गया था, यहाँ पे वोल्टेज बराबर है तो VA/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक रिलेशन ध्यान में रखना है कि डबल LG फॉल्ट में इस तरीके से एक रिलेशन होता है। ठीक है, अब सेकंड अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर जो IA1 हो जाएगा, IA1 वो हो जाएगा IA1 Z1 माइनस EA डिवाइडेड बाय नॉट IA1 IA2 तो Z2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, IA2 का फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको IA0 का फॉर्मूला चेक करना हो तो ये हो जाएगा आपका IA1 Z1 माइनस EA डिवाइडेड बाय Z0। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीरो सीक्वेंस करंट, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस। अब पॉजिटिव सीक्वेंस की तलाश करें तो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हो जाएगा यहाँ पे EA डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 पैरेलल टू Z0, इन दोनों का पैरेलल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। और Z0 क्या कैरी करेगा, Z0 कैरी करेगा ZG0 तो कैरी करेगा प्लस 3ZN भी हो जाएगा अगर अवेलेबल है तो, और फॉल्ट में है तो 3ZF भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसके ऊपर गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो जरूर करिएगा। चलिए, अगर फॉल्ट करंट पूछेगा तो फॉल्ट करंट इसमें कितना होता है, 3 टाइम्स ऑफ IA0। अब देखिए 3 टाइम्स ऑफ IA0 है तो सबसे पहले अगर आपको फॉल्ट करंट अगर डबल LG में निकालना पड़ेगा तो IA0 चाहिएगा, IA0 निकालना पड़ेगा तो IA0 इक्वल टू IA1 Z1 माइनस EA, तो IA1 की जरूरत पड़ेगी। IA1 कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फॉल्ट करंट डायरेक्टली नहीं पूछ के कई बार पॉजिटिव सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये 2 फॉर्मूले से ही आप IA2 और IA0 कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप चाहे तो करंट डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल कैसे लगता है देखिएगा, आपको बताता हूं। करंट डिवीजन रूल भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाना है आपको करंट डिवीजन रूल बता देता हूं। ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, ये हो गया आपका EA, ये हो गया निगेटिव सीक्वेंस और ये हो गया जीरो सीक्वेंस। एक पल के लिए ऐसा मान लेते हैं। यहां पर जो जाने वाला करंट है ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस, ये निगेटिव सीक्वेंस और यहां पर जीरो सीक्वेंस। तो अब ये देखिए, अब आप बोलोगे सर करंट डिवीजन रूल कैसे लगाए, क्योंकि यहां से जो करंट आ रहा है वो डिवाइड तो हो ही नहीं रहा। अरे इसके डायरेक्शन माइनस साइन ले लीजिए और इनका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए। जस्ट लाइक मैं यहां पे ऐसा कर दूं कि IA2 सिर्फ एक का करके बताते हैं। इस ब्रांच में अगर करंट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको करना IA2 निकालना है अगर, तो हम ये कर देंगे कि Z0 जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर, Z2 प्लस Z0 इन दोनों का समेशन और टोटल करंट। अब टोटल करंट को मैं ऐसे पलटा देता हूं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस IA1, ये पलटा दिया। तो इस तरीके से यहां से भी वही आंसर आएगा जो आंसर आपका यहां से आएगा। तो आप दोनों ही कन्वेंशनल मेथड में जनरली हम लोग इससे निकालते हैं, क्योंकि डायग्राम भी बनाएंगे, पेज भरेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा।
बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जो गेट बुक से स्क्रिबल पैड मिलेगा उसको कितना भी भर दोगे तो उससे नंबर तो मिलना नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये 2 इक्वेशन ध्यान रखिए, डायरेक्टली करिए ना, क्यों डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए हैं जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में डिस्कस होने लायक है। एक कॉन्सेप्ट बीच में छुपा है जो कि मैंने क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर कर दिया है, एक कॉन्सेप्ट जिसमें एलजी फॉल्ट ज्यादा सीवियर हो जाता है 3 फेज फॉल्ट से, उस केस में हम लोग क्या करेंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने डिस्कस किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, लेक्चर नंबर 96 से लगा के लेक्चर नंबर 103 इतने ढेर सारे लेक्चर में मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए हैं और कतई बोरिंग लेक्चर नहीं है ये, 30-40 मिनट्स के लेक्चर है, बहुत अच्छे से आप इंजॉय करिए। 96 से 103 के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन कराए। क्यों क्वेश्चन करवाए इतने? क्योंकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, तो आप इसको प्लीज लाइटली लेके मत जाइएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सारे फॉर्मूले, बट हाँ जिनने डेरिवेशन देख रखे उनको बड़े आसानी समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ बाउंड्री कंडीशन आप कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो डायग्राम बना है उससे मैंने समझाया है। बट जिसने डेरिवेशन नहीं देखे तो प्लीज एक बार डेरिवेशन से गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। तो इतने की फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और देखिए मुझे भी, अब मुझे कैसे याद है फॉर्मूले, ऐसा तो है नहीं रट्टा मार के आया और मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं, मेरे दिमाग में पीछे की साइड में पूरा पूरा डेरिवेशन चल रहा है, उसके बिहाफ पे मैंने फॉर्मूले लिखे। तो आप भी जब फॉर्मूले को रटो तो एकदम मगअप नहीं करना, हाँ IE1 ऐसा होता है, IE1 ऐसा होता है, LG में ऐसा होगा, इसमें ऐसे नहीं रटो, आप डेरिवेशन को फोकस करो कि डेरिवेशन आप कुछ चीज सोच रहे हैं तो साइड वाले दिमाग में, है ना, हम जब आंखें यूं करते हैं ना तो साइड वाला दिमाग एक्टिव होता है, तो साइड वाले दिमाग में आपका डेरिवेशन भी चल रहा होता है, वो बैक ऑफ माइंड में चल रहा है। हम वहाँ एक एक डेरिवेशन तो करके नहीं देखेंगे, बट डेरिवेशन को दिमाग के अंदर तो सोच सकते हैं ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि अभी आपको आईफिल टावर देखना है तो आपके फ्रांस में जाके आईफिल टावर नजर आ रहा है कि नहीं, तो आपके दिमाग की स्पीड बहुत तेज है, वो कितने किलोमीटर तय कर ली इतनी देर में। तो वैसे ही हम लोग जब डेरिवेशन कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं उसका डेरिवेशन आप पेज पे करिए, क्योंकि वहां टाइम नहीं होगा, टाइम का भी तो वैल्यू है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है। तो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो दिमाग में कर लीजिए। अभी दिखा ना दिमाग कितना तेज है, इंडिया से फ्रांस चले गया था इतनी देर में दिमाग, तो आपका दिमाग बहुत तेज है, आप भरोसा तो करिए उस पर। ठीक है, तो उस पर भरोसा करिए और वो डेरिवेशन तुरंत याद आ जाएगा अगर वो डेरिवेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, आईफिल टावर क्यों याद आया? क्योंकि उसको कई बार आप लोगों ने जब भी वो दिखता था तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उसी को, अभी मैं बोलूँ ताजमहल तो अचानक ताजमहल दिख जाए, कुतुब मीनार थोड़ी दिखेगा, ताजमहल ही दिखेगा ना, क्योंकि ताजमहल की तस्वीर जब से बचपन से आई है तो आपने बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखी है, वो उसको देखते टाइम पे आपका ध्यान कहीं भी नहीं था। तो सेम डेरिवेशन करते टाइम पे आपका ध्यान कहीं नहीं होगा तो डेरिवेशन भी आपको याद रहेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि ताजमहल इतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए बाय द वे पूरा का पूरा फॉल्ट एनालिसिस आपका कंप्लीट होता है। मैंने बता दिया है कौन से लेक्चर करना है, कौन से लेक्चर नहीं करना है। क्वेश्चन डिस्कशन वाले मैंने पॉइंट आउट कर दिए हैं कि कौन कौन से लेक्चर आपको करके जाना है। मैं पूरे लेक्चर इसलिए कर रहा हूं, अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो। अरे इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं बताना, ये लेक्चर बता दिए ना, आगे बढ़ा लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो, कम से कम सॉल्यूशन भले ही मत करो। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगे कि सॉल्यूशन मुझे आता है तो फिर मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया ना, आप सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैंने लेक्चर बताना चालू कर दिया है। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।